सो व्हाट इज फिफ्थ यूनिट? फिफ्थ यूनिट है आपका स्टेजेस इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अभी तक हमने सिर्फ दूसरे थियोरिस्ट की या दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बातें सुनी थी, उसमें कुछ फिजिशियन भी थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी थे, कोई डॉक्टर्स भी थे, सबका अपना अपना, कोई फिलोसोफर्स भी थे, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव था डेवलपमेंट को देखने का। बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन स्टेजेस में जो है हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। So here we have lifespan development, then domains of human development, then we have stages in lifespan development. इसमें से क्वेश्चन आता है, ओके। सो ये हम लोग पढ़ेंगे प्रीनेटल पीरियड, बर्थ एंड इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ठीक है। इजी चैप्टर होने वाला है, ओके। सो अब आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है या जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो कितने ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जब वो कंसीव हुआ और जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं आने लगते हैं। ऑल्दो देयर आर मेनी कॉमनैलिटीज़, कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमने 103 में पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, बट सबकी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, okay. Furthermore, while there are many periods marked by change, there are also periods of considerable consistency where people experience a relatively limited change. कुछ ऐसे periods होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा changes आ रहे हैं आपकी life में, आपके development में, कुछ periods जो ऐसे आते हैं जिसमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं लाइफ में। एक होता है ना, लाइफ एक इस टाइम पे नॉर्मली चल रही है, इतना ज़्यादा चेंजेस डेवलपमेंट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। In order to improve one's people's life and outcomes, it became important to undertake systematic measures of comprehend the dynamicity of such changes and understand the general course of human development. अब आप सोचो कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं या डेवलपमेंट कहाँ पे किस इंडिविजुअल का, किस बच्चे का, किस ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। अब उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले डेवलपमेंट को ही समझना पड़ेगा, किस स्टेज में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसी से तो हम समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। सो अब बहुत सारी रिसर्च हुई है इस एरिया में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारा मटेरियल भी हमारे पास है। एंड इन दिस एरिया हैज़ हाईलाइटेड द ब्रॉड डोमेन्स इन विच डेवलपमेंट अकर्स एंड ऑल्सो द वेरियस फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल, इंट्रा इंडिविजुअल या इंटर इंडिविजुअल, या इन्वायरमेंट जो है कैसे रोल प्ले करता है, ये सब कैसे डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब हम समझेंगे आगे इस यूनिट में, ओके। सो हियर यू हैव द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। यहाँ से ही टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है। क्या है डेवलपमेंट? यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा था, जो एक कंटिन्यूस एक चेंज आ रहा है जब आप मदर के वॉर्म में हो, ठीक है। जब से आपको मदर ने आपके कंसीव किया है, पूरे लाइफ स्पैन में ये जो पूरा चेंज आ रहा है आपकी थ्रू आउट योर लाइफ, यही है डेवलपमेंट। मोस्ट डेवलपमेंटल इंक्लूड्स ग्रोथ, इट इंक्लूड्स डिक्लाइन, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिक्लाइन ड्यू टू एजिंग एंड डाइंग, ठीक है। ग्रोथ तो हो ही रही है, बट कुछ चीजें घटती भी हैं, राइट। तो ये हमने पढ़ा था ना लास्ट यूनिट्स में कि कुछ चीजें अगर बढ़ भी रही हैं, ग्रोथ भी किसी चीज की हो रही है, तो कुछ चीजें घटेंगी भी आपकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ चीजें घटेंगी ही, जैसे कि आपका मेमोरी एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी मेमोरी, ये सारी चीजें घटती भी हैं, डिक्लाइन भी होती हैं। Development is not limited to certain phases in life. It was earlier believed, due to it being more prominent during the first 2 decades of life. Instead, it involves ongoing process. What it is a ongoing process. एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक हमारी लाइफ चलती ही रहती है। पहले ये माना जाता था कि सिर्फ पहले के जो 10-20 साल हैं, राइट, वही सिर्फ डेवलपमेंट के होते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जब तक इंसान जिंदा है तब तक डेवलपमेंट होता रहता है, ओके। This change is an assumption. In the assumption surrounding development emerges as a result of increasing average life expectancy, mainly due to the improvement of medicine, sanitation, nutrition. पहले की वैसे तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि पहले के लोगों की
उम्र जो है वो ज़्यादा होती थी। बट अगर आप उस चीज़ से देखो कि पहले के लोगों के पास इतनी मेडिकल सर्विसेज भी नहीं थी, राइट? अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो वो मर ही जाता था, क्योंकि उसको वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, या प्रॉपर खाना पीना नहीं है। अब हमने अपनी ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए बहुत कॉमन और बहुत ईज़िली हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो सारी सर्विसेज़ हैं बहुत ईज़िली हमको मिल जाती हैं, और खाना-पीना भी हमारा अब थोड़ा-सा लोगों को पता है कि कौन से विटामिन की आप में कमी है, या कौन से मिनरल की कमी, क्या मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम अपने डाइट में इंक्लूड करके उसको कवर अप कर लेते हैं, राइट? डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हाँ, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, या आपके अंदर खून की ही कमी है, तो आप ये खाइए, ये दवाइयाँ लीजिए। तो फिर हमारा क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि कैंसर, कैंसर में क्या होता है कि कैंसर के जो पहले पेशेंट्स होते थे, राइट? तो उसमें क्या होता था कि उन लोगों के पास, क्योंकि दवाइयाँ उस टाइम पे बनी ही नहीं थी कैंसर की, तो जिसको कैंसर हो गया मतलब उसकी डेथ। बट अब आज के टाइम पे अगर किसी को कैंसर है, तो डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाए, राइट? कैंसर में क्या होता है, ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? ओके। हम्म। तो पता है कैंसर में क्या होता है, कैंसर में कुछ भी नहीं होता है। कैंसर में क्या होता है, जहाँ पे भी जिस भी एरिया में कैंसर हो रहा है, वहाँ के सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी के सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, फिर वो बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको कम कर देता है, उसीलिए कैंसर हो जाता है। फिर एनर्जी लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं। ओके। Then lifespan development is a field of study which adopts a scientific and interdisciplinary approach towards understanding the patterns of growth. ग्रोथ, चेंज, कॉन्स्टेंसी, ये क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि कैसे ग्रोथ होती है, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहती हैं आपके डेवलपमेंट में। ओके। ये क्या करता है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके थ्योरीज बनाता है। ओके। एंड देन फिर बाद में क्या होता है, क्योंकि ऐसी थ्योरीज बना रखी हैं, ऐसी क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसी थ्योरीज बनाई हैं जो कि वैलिड भी हैं, उसकी वैलिडिटी जो है वो हाई है। ओके। साइंटिफिक का मतलब भी यही होता है। अब देन इट ऑल्सो अडॉप्ट्स अ सिस्टम परस्पेक्टिव टू इंश्योर दैट द नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट में, आपका बायोलॉजिकल, देन साइकोलॉजिकल एंड देन सोशल एस्पेक्ट, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं आपके डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और किस तरीके से करते हैं, इसी पे रिसर्चेस जो हैं वो होती हैं। ओके। देन लीव दिस, कि अलग किसी ने कुछ और कहा है। देन डोमेन्स देख लेते हैं, डोमेन्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना अभी तक पढ़ लिया है 109 कि आप लोगों को भी ये पता होगा। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है, कैसे आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, राइट? कैसे आपका ब्रेन जो है उसकी वर्किंग जो है कैसे चेंज हो रही है, नर्वस सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, देन सेंसरी प्रोसेसेस, यूज ऑफ मसल्स एक्सेट्रा। अब जब एक बच्चा होता है उसके अंदर ये सारी चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसे हम आज हैं, राइट? तो ये फिजिकल डेवलपमेंट ही है, बॉडी भी ग्रो करती है, राइट? सबके हाथ पैर और जो भी है, राइट, मसल्स, तो ये सारी चीजें भी ग्रोथ होती हैं, ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। एंड देन while also focusing on certain biological needs, अब हमारी eating habits, drinking habits, sleeping rhythm, ये सब भी change होता है ना within the course of life, right? ये सब भी होता है, तो ये क्या है, ये physical development है। then cognitive development, आप क्या 2 साल के जब थे तो वही चीजें सेम लर्न कर पा रहे थे जो आजकल लर्न कर पाते हो? नॉट, राइट? अब हमारे एग्जाम्स में पूरे साल 10-12 बुक्स पढ़ो, 10 सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर में, फिर आपको एक साल में एक बार पूरे एग्जाम्स देने। बट ऐसा ऐसा हमने अपने स्कूल टाइम पे तो नहीं किया, हमारा तो एक एक यूनिट का टेस्ट होता था, राइट? क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी ही इतनी होती है याद करने की, वो एक बार में सब कुछ नहीं याद कर सकता, राइट? बट अब हम जब बड़े हो गए हैं, राइट, अब हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा हो गया है, तो हम चीज़ों को मेमोराइज भी कर सकते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। एंड देन इंटेलिजेंस भी हमारी ग्रो हो गई है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी ग्रो हो गई है, हमारा चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है, वो भी चेंज हो गया है। ठीक है।
तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बट क्या होता है कि डेवलपमेंट डिक्लाइन भी होता है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब एज बढ़ती रहती है इंसान की तो ये डिक्लाइन भी हो जाता है। ओके, देन सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट domain of development comprises changes in people's interpersonal relationship। आप कैसे दूसरों से मिल रहे हो, ये भी इंसान का डेवलपमेंट होता है ना। बच्चे जब बहुत एक छोटा बच्चा होता है या जब भी बच्चे जो होते हैं बेसिकली उनको नहीं पता होता है कि हमको किस तरीके से किससे रिलेशनशिप को फॉर्म करना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, किससे किस तरीके से बात करनी है, राइट। तो ये सब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये जो है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी डेवलप होता रहता है। सोशल स्किल्स जो है डेवलप होती हैं। क्या एक छोटा बच्चा बार्गेन कर लेगा? क्या एक छोटा बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट बन सकता है? नो, राइट। वो इतना जल्दी, मतलब ऐसे आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हैं, आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट स्टिल उतने नहीं हैं जितने पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो ये डेवलपमेंट ही है ना। देन इमोशंस, देन पर्सनालिटी, ये सब भी डेवलप होता है। अब कैसे लोग जो है अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे रेगुलेट कर लेते हैं, ये सब होता है जब जब मेच्योरिटी आती है, और यही है डेवलपमेंट। ओके, तो क्या क्या था? सबसे पहला तो फिजिकल, वेरी कॉमन, लाइक वेरी ऑब्वियस कि फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मसल, ये सब तो चेंज हो ही रहा है। देन आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग भी हमारा तेज हो रहा है, राइट। एंड देन सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। It should be noted that all three domains are interlinked and may influence each other। ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड हैं और तीनों ही एक दूसरे को इंटरलिंक्ड इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या, अगर कॉग्निशन आपका अच्छा है, ठीक है, तो आपका ये जो है, आपका जो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। या अगर आपका सोशो डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर कॉग्निशन पे भी ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगी, राइट। सिमिलरली विद द फिजिकल ग्रोथ। ओके, फिजिकल ग्रोथ ही अगर सही नहीं है तो फिर आपका ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही होगा, नहीं तो आपका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जैसे इसमें आई थिंक एग्जाम्पल भी दिया है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज ऑफ एडोलेसेंस एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, राइट, एमर्जिंग रिजल्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इसमें देखो वही चीज बताइए ना एक तरीके से कि आपका जब क्या होता है, जब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चीज हो रही है कि प्यूबर्टी आ गई, ठीक है। जब आप अडोलेसेंस वाली एज में आ गए तो उसमें क्या होता है, आपका इमोशंस भी चेंज होते हैं, राइट। जो बच्चा है वो मैच्योर हो जाता है, कॉग्निटिवली भी मैच्योर होता है और सोशली भी मैच्योर हो जाता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों डोमेन्स जो हैं, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, देन then we will see what are the stages in lifespan development। again I'm telling this is important, ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग दोबारा एग्जाम के टाइम पे। So as stated in the earlier section, development is not dominated by any single period। सिर्फ एक सिंगल पीरियड नहीं है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारी डोमेन्स हैं, अलग अलग डोमेन में जो है बच्चा जो है डेवलप करता है, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशो इमोशनल डोमेन। तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारी चीजें समझेंगे। It is in order to better understand the nature and trajectory of these changes, developmental psychologists have identified number of stages। कौन कौन सी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, देन आपका चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एंड देन आपका आई थिंक वही होगा ओल्ड एज वाला, ठीक है। सो अब डायरेक्टली इसी पे चलते हैं, प्रीनेटल पीरियड। तो पहला क्या है, प्रीनेटल पीरियड, कॉन्सेप्शन टू बर्थ, जब आपकी मदर ने आपको कंसीव किया। क्या कितना होता है प्रीनेटल पीरियड, आपको पता होगा 9 मंथ, राइट। आपकी मदर ने जिस दिन आपको कंसीव किया है, आफ्टर द 9 मंथ जो बेबी है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिलीवर, ऐसा लग रहा है कि कोई डिलीवरी बॉय आके बेबी को डिलीवर कर रहा है। डिलीवरी जो है वो हो जाती है, बर्थ जो है बच्चे का वो हो जाता है। कभी कभी प्रीमेच्योर बेबी भी हो जाता है 7 मंथ 8 मंथ में, ठीक है, तो वो तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं।
ड्यूरिंग दिस टाइम प्रीनेटल पीरियड में क्या होता है, द एम्ब्रॉय इवॉल्व्स फ्रॉम बीइंग अ सिंगल सेल्ड एंटिटी टू अ फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म। देखा होगा ना आपने, छोटा सा सेल कितना एक पूरा एक बच्चा बन जाता है, ठीक है, रिप्लीट विद द पोटेंशियल टू सर्वाइव आउटसाइड द वॉर्म। वो अपने आप को तैयार ही कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है और मुझे कैसे सर्वाइव करना है बाहर जाके। इट ऑल स्टार्ट्स विद द मूवमेंट फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन। फर्टिलाइज क्या फर्टिलाइज होता है, ओवम फर्टिलाइज्ड होता है विद द स्पर्म, राइट, टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल zygote. Then over the course of next 38 to 40 weeks, approximately 9 months, the zygote undergoes dynamic transformation to create a healthy baby. ठीक है, 9 month में बहुत सारे changes आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी इन्होंने पूरे phases दे रखे हैं। क्या क्या phases हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट को, कितने periods में, 3 periods में डिवाइड किया है। एक तो होता है जर्मिनल पीरियड, then next is embryonic period and then fetal period. Okay. सो जर्मिनल पीरियड क्या है, फर्स्ट 2 weeks आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द zygote, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड अटैचमेंट ऑफ द zygote टू द यूट्राइन वॉयल। तो जब यूट्रीन वॉयल से कनेक्ट हो जाता है बेबी, ठीक है, तो तभी क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं वो फिर आना बंद हो जाते हैं, राइट। During this phase, the zygote rapidly multiplies and creates a blastocyst that contains an inner mass of cells that will ultimately turn into a embryo. ये सब first 2 weeks में चल रहा होता है। These cells are protected by an outer layer जिसको हम क्या कहते हैं, trophoblast, that becomes the source of nutrition. अब यहीं से nutrition आएंगे to the embryo, जो बच्चा आगे बन रहा है उसी, ये जो लेयर बनी है, ठीक है, इसी से पूरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जाएंगे। फाइनली क्लोज टू द 10 days द blastocyst attaches into the uterine wall and structures start to form such as amnion, placenta, umbilical cord। ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो जाती हैं बनना फर्स्ट 10 days to 15 days में। ये सारी चीजें धीरे धीरे बनना शुरू हो जाती हैं। फिर आता है आपका एम्ब्रॉयनिक पीरियड। ये कब होता है, 2 to 8 weeks आफ्टर कंसेप्शन, 2 to 8 weeks। अभी ऊपर बात चल रही थी फर्स्ट टू सेकेंड वीक की, यहाँ पे है सेकेंड टू 8th वीक में, ठीक है। अब क्या हुआ, द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज एम्ब्रॉय and faces rapid development of cells and major organs. The embryonic disc comprises 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. एक्टोडर्म में क्या होता है, एक्टोडर्म से क्या होता है, स्किन, हेयर, टीथ एंड द नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें ये फॉर्म करता है एक्टोडर्म, ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद मेसो, मिडल जिसको हम कहते हैं, मिडल मेसोडर्म, which used to develop the muscle bones, circulatory systems and other internal organs, ठीक है। फिर देन जो सबसे अंदर की लेयर है, इनर लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो लेयर है मतलब टर्न आउट हो जाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंड ग्लैंड्स में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहली जो लेयर है ये कब हो रहा है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, बच्चा समझो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को ही हम एम्ब्रॉय बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन बना रहे हैं, इस तरीके से ही काम चलता है ना। तो 3 लेयर्स हैं, सबसे पहली है एक्टो, ये आउटर लेयर है, ये क्या बनाती है, स्किन, हेयर, टीथ एंड नर्वस सिस्टम। देन सेकेंड लेयर मेसोडर्म, ये क्या बना रही है, मसल्स बना रही है, बोन्स बना रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ये सारी चीजें। देन एंडोटर्म, ये क्या कर रही है, ये सबसे इनर लेयर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स, ये बना रही है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये 3 जो लेयर्स हैं ये मिलके आपका फुल ऑर्गेनिजम्स, एक पूरा एक कंप्लीट जो है बच्चा बना रही है, बेसिकली एक आगे आने वाला एक इंसान बना रही है। ओके, सो ये है पूरा एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट 2 weeks में सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है। फिर 2nd to 8th वीक में, मतलब ये जो एम्ब्रॉय का पीरियड है ये इस तरीके से होता है। देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहा है, हार्ट, आर्म्स, लेग्स, ईयर्स एंड आईज। 8th वीक में जाके बच्चा जो है वो इस तरीके का हो जाता है। अब आता है मेन पीरियड ऑफ फेटस, जहाँ पे एकदम जो वॉर्म है वो भी एकदम दिखने लगता है। So begins from 8 to 9 weeks and goes on till birth.
नाउ कॉल्ड अ फेटस। जो बच्चा है वो क्या है? फेटस है, fetus या fetus. The baby rapidly continues to grow in size and major organs become differentiated to begin to operate. ठीक है, तो अब ऑर्गन सारे अलग अलग हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे वो जा रहे हैं. By the third month, the first trimester gets completed and the baby becomes capable of moving inside the womb, and the sex of the baby can also be ascertained. इस पीरियड में 9 मंथ में, सॉरी नॉट 9 मंथ, 8 to 9th वीक में जेंडर जो है वो पता चल जाता है. ठीक है. In the second trimester, brain weight increases as neurons begins to form synapses at a rapid rate. अब ये synapses और neurons क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट? बायोसाइकोलॉजी में हमने सब कुछ पढ़ा है. तो ये याद रखने की चीज़ है कि फीटल पीरियड में ये जो न्यूरॉन्स हैं और synapses हैं या जो ब्रेन का वेट है वो बढ़ जाता है. Finally, during the third trimester, the fetus becomes viable between 22 to 26 weeks, and brain, heart, kidneys and respiratory system continues to develop. ये develop होता रहता है, ठीक है. And the baby achieves more control over bodily movements. ठीक है. अब क्योंकि bodily movements कर पा रहा है, वो खुद भी घूमता है, मदर के वॉर्म में बच्चा खुद भी घूमता है. During the final 2 months, the fetus grows longer as well as gain a considerable amount of weight. तो ये होता है आपका fetal period में. ठीक है, ये चार्ट आप लोग याद रख लेना. सो ये क्या है? ये सारे चेंजेस है. ये अभी तो आपका कौन सा स्टेज है? ये प्रीनेटल डेवलपमेंट है कि माँ की गोद में, माँ की कोख में, नॉट गोद में, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है. ठीक है. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ. इससे आप लोग याद रखना कि नेगेटिव इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कैसे होते हैं कि अगर मदर जो है अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है या लेड बेस्ड किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रही है या ड्रग्स ले रही है या इस तरीके की कोई भी अगर ऐसी चीज़ है या मदर को स्ट्रेस है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो वो इफेक्ट करेगी प्रीनेटल पीरियड में ही और अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल, सॉरी नॉट न्यूरो डेवलपमेंट में ही बेसिकली. ठीक है. उसका आगे जाके उस बच्चे का जो है न्यूरो डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं होगा. ठीक है. जैसे यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं. कैफीन, इलीगल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल, एंड देन अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, रेडिएशन है या अगर कोई ऐसी डिजीज़ जो है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है तो ये भी अफेक्ट करती है बच्चे की डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव बर्थ एंड इन्फेंसी. तो ये हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे.